हे दोस्तों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल सफर। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार छुट्टियां आने वाली है, कहाँ जाऊं? हिमाचल चल जाऊं, कश्मीर चल जाऊं, या फिर चल जाऊं लद्दाख? तो भाई, इन सब जगहों के लिए दिन थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। या तो आपका काम हो जाएगा एक दो दिन में, या होएगा ज़्यादा में ना। तो एक काम करता हूँ यार, उत्तराखंड के चारों धाम कर लेता हूँ, जिसमें यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। यहाँ जा जाता हूँ, क्योंकि केदारनाथ भी क्या है, अधिकतर सबका सपना रहता है ना। तो केदारनाथ चलते हैं। चलो, लेकिन कैसे चले हैं यार? आपको पता नहीं होगा ना क्या रूट है, क्या खर्चा आएगा, मंदिर कब खुलते हैं, मंदिर की टाइमिंग क्या है, रास्ते में हम क्या क्या देख सकते हैं, बाइक से बेस्ट है या फोर व्हीलर से बेस्ट है ना। तो ये मन में आपके सवाल उठ रहे होंगे ना। तो हाँ, आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे और सही चैनल पे आए हो। और दोस्तों, आज अपन बात करेंगे उत्तराखंड के चार धामों की, जिसमें है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और जो भी ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये कोई ऑनलाइन उठाया हुआ नहीं है या यूट्यूब का ज्ञान नहीं है। मैं ऑलरेडी 3 बार केदारनाथ बद्रीनाथ होकर के आ चुका हूँ। तो बस वही है, वही एक्सपीरियंस मैं जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई दोस्तों, आज अपन वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट टाइम की। मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो चारों धाम हैं, इनको विजिट करने का, एक्सप्लोर करने का, दर्शन करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो आपको पता होगा कि भाई इस बार अप्रैल में जो है दर्शन खुल रहे हैं। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। भाई, सबका अपना अपना टाइम है। 22 अप्रैल, मतलब 22 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। 22 अप्रैल 2023 को खुल रहे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री के पट। ठीक है। और बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ भाई खुल रहे हैं 26 अप्रैल को, और बद्रीनाथ 27 अप्रैल को। वैसे तो बेस्ट टाइम जो है, आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का कभी भी, आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन भाई वो है उत्तराखंड, वहाँ क्या है, बारिश में होती है लैंडस्लाइड, और अच्छी वाली लैंडस्लाइड होती है। कई बार तो पहाड़ जो है ना, वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। तो कब जाएं भाई? या तो जाओ आप अप्रैल में, मतलब 22 अप्रैल से जो है मंदिर खुल रहे हैं। भाई 22 अप्रैल को खुल रहे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री के धाम। और बचे केदारनाथ। केदारनाथ जी हैं 26 अप्रैल, और बद्रीनाथ 27 अप्रैल। तो वैसे तो बेस्ट टाइम भाई जो होता है वो यही होता है कि जैसे मंदिर खुलता है आप वैसे ही पहुंच जाओ। अप्रैल में चल जाओ या मई में चल जाओ। लेकिन मई में क्या है, थोड़ा सा रश हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली सबकी जो है स्कूल कॉलेज की छुट्टी आ जाती है मई में। तो जो है पूरा जत्था, आपको पता है केदारनाथ का कितना दीवाना है, सब पहुंच जाते हैं केदारनाथ। तो बेस्ट टाइम तो यही है भाई कि अप्रैल मई जून में आप हो जाओ। जुलाई अगस्त को जो है वो आप स्किप करो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरी जो राइड है ना, वो आपकी गाड़ी में बैठे बैठे ही निकली जाएगी। मैं जब तीसरी बार गया था ना 2022 में, तो वो मेरी जो मतलब टूर था केदारनाथ बद्रीनाथ का, वो गाड़ी में ही निकल गया था। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब आप रुक करके कहीं चाय भी नहीं पी सकते हो। या फिर आप जाओ लास्ट सितंबर में, जब बंद होने वाले होते हैं, उससे थोड़े दिन पहले जाओ। आपको पता होगा 6 मंदिर के लिए चारों धाम खुलते हैं। 6 मंदिर जब भारी बर्फबारी हो जाती है उसमें ये बंद हो जाते हैं ना। तो आप जाओ अप्रैल मई में या जून में। जुलाई अगस्त को स्किप करो, फिर सितंबर अक्टूबर में जब तक भी मंदिर खुला रहता है तब तक आप जाओ और दर्शन करो। अगर आप चारों धाम जाने का प्लान कर रहे हो, तो भाई कितने दिन चाहिए आपको? आपको चाहिए 8 से 10 दिन। बिल्कुल बिल्कुल 8 से 10 दिन चाहिए, जिसमें आपको 2 रातें कम से कम केदारनाथ में देनी पड़ेगी। उसकी वजह है, आगे बात करेंगे, बताऊंगा आपको कि केदारनाथ में 2-3 रातें क्यों चाहिए होती है। अब बात करते हैं भाई कि यमुनोत्री की। सबसे पहले अपन बात करते हैं यमुनोत्री में क्या है भाई, जो गाड़ी है ना, जो व्हीकल है, वो आपका जाता है जानकी चट्टी तक। पार्किंग वहाँ है। और जानकी चट्टी से यमुनोत्री है 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग के दौरान आपका जो है मोबाइल बंद रहेगा, वहाँ नेटवर्क नहीं है। और यमुनोत्री में आपका व्हीकल जाएगा जानकी चट्टी तक। जानकी चट्टी से जो है वो ट्रैकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो 6 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली ट्रैकिंग है, वो आपको करके आनी है। भीड़ इतनी नहीं होती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादातर यमुनोत्री में नहीं बल्कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अभी अपन बात करते हैं यमुनोत्री की। तो यमुनोत्री में ज़्यादा भीड़ नहीं है। वो 6 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग है ना, उसमें कोई ज़्यादा खास चढ़ाई भी नहीं है कि आपको ऊपर ज़्यादा चढ़ के जाना होगा, ऐसा नहीं है।
आप आराम से जा सकते हो, 6 किलोमीटर आराम से आ सकते हो। पुल पे रास्ता बना हुआ है और कहीं कहीं पहाड़ों से चलना पड़ता है, लेकिन हाइकिंग चढ़ाई वगैरह नहीं है यमुनोत्री में, तो आप जा करके आराम से आ सकते हो। नेटवर्क आपको यहाँ नहीं मिलेगा, कोई सा भी मोबाइल आप ले जाओ, कोई सा भी नेटवर्क ले जाओ, आपको यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, ना तो ट्रैकिंग के दौरान और ना ही मंदिर के पास में। अब बात करते हैं अपन गंगोत्री की। तो भाई गंगोत्री में जो है वो गाड़ी जो है मंदिर तक जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर पे ही गाड़ी जाकर के रुकती है, उससे थोड़ा सा पहले कोई 50-100 मीटर पहले रोड काफ़ी चौड़ी है, उस रोड पे ही पार्किंग है, वहाँ कोई पार्किंग का चार्ज नहीं है। आप गाड़ी रोड पे ही खड़े करो और जा करके दर्शन करो और दर्शन करके वापस आ जाओ। नेटवर्क की बात करें तो गंगोत्री में नेटवर्क मिल जाते हैं, आप कोई सा भी ले जाओ। वैसे ज़्यादातर तो एयरटेल और जियो ही चलता है, तो दोनों अच्छे चलेंगे। बात करते हैं भाई अपन केदारनाथ की। तो केदारनाथ में जो अपना व्हीकल है ना, वो 2 जगह तक जाता है भाई। एक तो सोनप्रयाग और सीतापुर पार्किंग, ये 2 पार्किंग वहाँ बनी हुई है नीचे गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले, तो वहाँ तक आपका व्हीकल जाता है। उसके बाद में गौरीकुंड तक या तो आप वहाँ की लोकल टैक्सी, बोलेरो, मैक्स वगैरह ऐसी चलती हैं, उनमें 10-10 सवारी भर भर के जाती हैं, या तो उसमें आप जा सकते हो, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हो। और मेन जो ट्रैकिंग है ना वो भाई गौरीकुंड से स्टार्ट है, मतलब गौरीकुंड से आप चढ़ना शुरू करोगे और केदारनाथ ऊपर 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। आगे आपको बताऊंगा मैं केदारनाथ के बारे में। अब बात करते हैं भाई बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ तक में भी जो है गाड़ी है ना वो मंदिर तक ही जाती है, मंदिर के पीछे पार्किंग बनी हुई है, वहाँ आप पार्क करो और आराम से दर्शन करो ना। तो नेटवर्क की बात करें तो सारे नेटवर्क आपको बद्रीनाथ में मिल जाएंगे। बद्रीनाथ से थोड़ा आप आगे जाओगे, माणा गांव है, तो वहाँ थोड़े से नेटवर्क वीक हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में जो है भाई नेटवर्क फुल है। अब बात करते हैं व्हीकल की कि कौन कौन सा व्हीकल भाई इन 4 धामों पे जा सकता है। भाई आप कोई सा भी व्हीकल लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 52 सीटर बसें भी चलती हैं, बसें भी जा रही हैं, लेकिन प्रायोरिटी में मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो ना, तो ऐसी 4 व्हीलर प्रीफर करो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि कई बार वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती हैं, जो पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, फिर वो आपकी गाड़ी के चैम्बर में लगेंगे तो नुकसान हो सकता है। और बाइकर हो तो भाई, बाइकर तो आपको पता ही है ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर रोड ही नहीं होती है, तो बाइकरों के लिए ये कोई मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि कहाँ पे जा सकती है कहाँ पे नहीं, बाइक सब जगह जा सकती है। अब बात करते हैं भाई अपन रूट की, मतलब किस किस रूट से अपन कैसे कैसे जाएं। वैसे ये जो रूट है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बना करके डाल दिया है कि सबसे पहले आप किधर जाएं उसके बाद में कहाँ जाएं, लेकिन फिर भी आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई यमुनोत्री की। तो भाई आपकी जो यात्रा है ना वो स्टार्ट होती है हरिद्वार से। तो हरिद्वार से आप सबसे पहले जाओ ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में आप जाओ देहरादून, देहरादून से मसूरी, और मसूरी के बाद में आप जाओगे बड़कोट। तो बड़कोट जो है वो पहली नाइट आपका स्टे रहेगा, बड़कोट में आप स्टे कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उससे आगे जाओगे ना होटल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, बड़कोट में काफ़ी होम स्टे भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, और छोटे मोटे आपको होटल भी मिल जाएंगे ना। तो पहली जो नाइट है ना आप वो करो बड़कोट में स्टे। बीच में जब आप हरिद्वार से निकलोगे तो उसके बाद में आप थोड़ा ऋषिकेश में एंजॉय कर लो। ऋषिकेश को आप रखो लास्ट डे के लिए। अपन सबसे पहले चलेंगे देहरादून, तो देहरादून में अगर कोई मॉन्यूमेंट वगैरह वो आप देख लो। और बात करते हैं उसके बाद में तो मसूरी, मसूरी आपको पता है पहाड़ों की रानी के रूप में भी जानी जाती है, तो मसूरी में जा करके भाई थोड़ा बहुत एंजॉय करो, कैंपटी फॉल वगैरह वो देखो, और उसके बाद में निकल जाओ आगे। और शाम तक कोशिश करो अंधेरा होने से पहले आप जो है बड़कोट पहुंच जाओ और अपने होटलों में घुस जाओ। अब बात करते हैं अपन दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन आपका क्या प्रोग्राम रहेगा भाई, सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ करके निकल जाओ यमुनोत्री के लिए बड़कोट से। बड़कोट से यमुनोत्री का जो रास्ता है जानकी चट्टी का वो है अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर है ना, तो वहाँ पहुँच जाओ आप। और 6 किलोमीटर का उसके बाद ट्रैकिंग है, जैसे मैंने आपको बताया। 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके दर्शन करो और वापस आओ, और वापस या तो बड़कोट में रुक जाओ। ये मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा आपका कि आप कितने समय तक वापस आते हो। अगर बड़कोट में नहीं रुक पाओगे ना आप, तो बड़कोट से भाई थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, जहाँ तक आप रुको वहाँ तक बेस्ट है। बाकी मैं प्रीफर ये करूँगा आपको कि सुबह आप निकलोगे ना दर्शन करके दोबारा आके बड़कोट में रुक जाओ। अब जैसा आपको पता है कि यमुनोत्री में भाई 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो आप तो कर लोगे, लेकिन कोई बड़े बुजुर्ग या आपके पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं, वो मतलब समर्थ नहीं है चलने में इतना, तो आप क्या करोगे। तो मैं बता देता हूँ भाई आपको, वहाँ खच्चर, घोड़े और पालकी और पिट्ठू वगैरह सब चलते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, और आप आराम से जो है दर्शन करके आ जाओगे। यमुनोत्री मंदिर में दर्शनों की लाइनों की कोई मतलब ऐसा सेटिंग नहीं बनाई हुई है कि वहाँ जो दर्शन लाइनों से हो जाए। आप बस ये है कि मंदिर दोनों तीनों तरफ से वो ओपन है, और आप
भीड़ के हिसाब से थोड़ा इधर उधर देखोगे, ऊंचा हो गया, आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। वहाँ लाइन का कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि मंदिर जो है ना यमुनोत्री का, वो बिल्कुल नदी के बगल में ही है, मतलब पहाड़ के कोने पे। उसके दोनों तीनों तरफ तो पहाड़ हैं और उसके जस्ट नीचे मंदिर है, और मंदिर के जस्ट नीचे यमुना माता बह रही है। तीसरे दिन भाई आप निकलो बड़कोट से, बड़कोट से जाओ आप हर्षिल। अब हर्षिल आप कैसे जाओगे? आप जाओ सबसे पहले उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद मनेरी, मनेरी के बाद जाएगा हर्षिल ना। तो जहाँ तक आप पहुँच जाओ वहाँ तक बेस्ट है। बाकी आप कोशिश ये करो कि भाई सुबह आपको 3-4 बजे तो आपको होटल छोड़ ही देना है। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हो, ठीक है, और सुबह जल्दी नहीं निकले हो ना, तो आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के नॉर्मल जाम में आराम से फंस सकते हो और आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको यही जो है सजेशन रहेगा कि भाई सुबह 4 बजे तक आप कैसे भी करके होटल छोड़ दो, जिससे क्या है आपको दर्शन भी थोड़े से हैसल फ्री दर्शन हो जाएंगे बहुत आराम से, और आप पहुंच भी आगे आराम से जाओगे। तो तीसरे दिन पे आप पहुंचोगे भाई सबसे पहले उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या है भाई, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और पीछे जो है वो भागीरथी बैरी है, उसमें आपको मतलब बहुत आराम मिलेगा आपको देख करके। वो बहुत सुंदर जगह है। आपको एक दो फोटो मेरी अभी आपको दिख रही होंगी, वो मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। तो अगर आप रुको हर्षिल तक नहीं पहुंच पाओ तो मैं प्रीफर करूंगा कि उत्तरकाशी से आगे मनेरी एक जगह है, एक डैम भी है मनेरी डैम करके, वहां आप रुक जाओ। होटल्स गेस्ट हाउस वगैरह बहुत मतलब ठीक ठाक रेंज में है, तो मज़ा आएगा आपको, रात आपकी अच्छी गुजरेगी। अब बात करते हैं चौथे दिन की। तो चौथे दिन भाई आप निकलो मनेरी या हर्षिल से और जाओ सीधा गंगोत्री। गंगोत्री जाने के बाद में भाई मतलब मंदिर में वहाँ है लाइन का सिस्टम है, मंदिर है, मंदिर के बाहर में मतलब चबूतरा है बहुत बड़ा, तो जिग जैग में जो है लाइनें लग जाती हैं और दर्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर सुबह जल्दी निकल जाओगे होटल से ना कोई 4 बजे के करीब, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ दर्शन वर्शन करके आप अच्छे से लौट आओगे उत्तरकाशी तक। तो चौथी नाइट जो है वो आपकी रह गई उत्तरकाशी। अब भाई बात करते हैं अपन 5वें दिन की। 5वें दिन आप निकलोगे उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से कहाँ जाना है आपको? आपको जाना है केदारनाथ। तो केदारनाथ तक तो आप पहुँच नहीं पाओगे ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो केदारनाथ से पहले जगह आती है सोनप्रयाग, सीतापुर या फिर फाटा। फाटा से क्या है हेलीकॉप्टर वगैरह भी चलते हैं, वहाँ क्या है इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको। सीतापुर सोनप्रयाग में जो है आपको भीड़ मिल सकती है अच्छी वाली। तो आप कहाँ होते हुए जाओगे? आप जाओगे सबसे पहले घनसाली, घनसाली के बाद में आप जाओगे अगस्त मुनि, अगस्त मुनि के बाद में जाओगे फाटा, फाटा के बाद में जगह मिलेगी आपको सीतापुर या सोनप्रयाग पार्किंग। तो वहीं आप जो है रूम वगैरह ले लो और स्टे करो। अब दोस्तों अपन बात करते हैं छठे दिन की। छठे दिन है अभी अपन सीतापुर पार्किंग में या फिर सोनप्रयाग पार्किंग के होटलों में ना। तो वहाँ से आप निकलो सुबह जल्दी, है ना, क्योंकि वहाँ से 5 किलोमीटर है गौरीकुंड, और गौरीकुंड से ही जो है वो ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट होती है केदारनाथ की। तो सुबह 4 बजे करीब आप निकल जाओ। अच्छा वहाँ क्या सिस्टम है, अगर आपको गौरीकुंड तक जाना है पैदल 5 किलोमीटर है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार गौरीकुंड तो कम से कम व्हीकल से जाया जाए, आपका व्हीकल जाएगा नहीं, तो वहाँ क्या होता है भाई, वहाँ की लोकल बोलेरो मैक्स वगैरह चलती हैं, उसमें एक बार में 10 सवारी आती है, और 10 सवारी आपको ले जा करके सीधा गौरीकुंड छोड़ेगी। 40-50 रुपया उनका चार्ज है। और लेकिन उसमें क्या अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो 10-10 लोगों को बिठाते हैं, वो छोड़ेगी, फिर दूसरी जो है वो बोलेरो आएगी, वो आपको फिर 10 जनों को फिर बिठाएगी। तो मतलब ये रूटीन जो है वो चलता रहता है। आपकी असली परीक्षा अब स्टार्ट होती है गौरीकुंड से। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ जी का, है ना। तो केदारनाथ जी आप चढ़ो आराम से। पुराना जो रास्ता था 2013 में जो त्रासदी आई थी, उससे पहले जो रास्ता था वो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब जो रास्ता है वो भाई थोड़ा सा पुअर है। मतलब पक्का तो बना रखा है, सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है, लेकिन पूरा रास्ता गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ जी का पूरा रास्ता जो है बिल्कुल खड़ा है, मतलब खड़ी चढ़ाई है, परेशान हो जाओगे, सांस भी फूलेगी थोड़ी बहुत। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आराम से धीरे धीरे चढ़ो, ठीक है, मतलब थोड़ा चलो, फिर 2-5 मिनट आप रुक जाओ, बैठ जाओ, रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद चढ़ो। अच्छा आपको ट्रैकिंग के समय मैं बता दूं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप है ना गर्म पानी की बोतल साथ लेकर के जाओ। वहाँ क्या झरने बहते रहते हैं। मैंने सबसे पहली बार यही गलती करी थी, जब मैं चढ़ रहा था मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, और चढ़ते चढ़ते झरनों का मैं पानी पी लेता था ठंडा ठंडा। मैंने कहा वाह यार मज़ा आ गया, मतलब आत्मा हो गई तृप्त। लेकिन जब मैं केदारनाथ के दर्शन करके भाई रात को 1 बजे तक वापस नीचे उतर आया ना, तब अपना गला, अपना सर, अपनी बॉडी सब कुछ चौक हो गई थी। मतलब खांसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और 4 दिन बुखार था मुझे वहाँ, बुखार उतरा नहीं भाई। और क्यों नहीं उतरा वो भी बता देता हूँ आपको।
वहाँ कोई मेडिकल वगैरह ऐसे प्रॉपर नहीं है। आप जाओ तो अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर के जाओ। और सबसे बड़ी बात भाई, खांसी हो रही थी ना, मैं खांसी कैसे रोकूं? खांसी रुकती है कफ सिरप से ना, लेकिन पहाड़ों में कफ सिरप भी बैन है। वो इसलिए बैन है क्योंकि दारू बैन है उत्तराखंड में, पहाड़ों में, ठीक है। वहाँ लोगों को चाहिए, कईयों को जो नशेड़ी होते हैं उनको तो नशा चाहिए चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कफ सिरप लेकर के वो एक एक दो दो डिब्बी एक साथ पी जाते हैं, तो उनको नशा हो जाता है। तो इस वजह से भाई पहाड़ों में मेडिकल में कफ सिरप भी बैन है, तो कफ सिरप भी मुझे नहीं मिली थी। तो 16 किलोमीटर जब आप चढ़ाई करोगे तो आपको शुरू में तो थोड़ी बहुत ठंड लगेगी, लेकिन जब बॉडी थोड़ी सी वार्म हो जाएगी ना तो आपको गर्मी लगने लगेगी। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, पानी जो आपको पीना है अपने साथ लेकर के जाओ, और गर्म पानी पीना भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, ठंडा पानी मत पी लेना, वहीं मतलब 4-5 दिन के लिए बंद जाओगे। अच्छा, जब आप जाते हो केदारनाथ के लिए ना, तो आप सुबह जल्दी निकलोगे। मैंने आपको बता दिया 3-4 बजे आप जो है होटल छोड़ दोगे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, केदारनाथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, कि मतलब आप ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचोगे सुबह, मान लो आप 6 बजे के करीब निकलोगे, तो आपको ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 8-10 घंटे मिनिमम लग ही जाएंगे चढ़ने में। आराम से 8-10 घंटे लग जाएंगे। मुझे सबसे पहले लगे थे 7 घंटे अप्रोक्स लगे थे, लेकिन आपको 8-10 घंटे लग जाएंगे आराम से जाओगे तो भी, और थोड़ा लेट करोगे तो ज़्यादा भी लग सकते हैं। आप जब तक ऊपर पहुंचोगे ना केदारनाथ जी के पास में, तब तक आपको लाइन मिलेगी बहुत बड़ी। अच्छा, केदारनाथ जी में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि वहाँ सुबह तो दर्शन खुल जाते हैं 5 बजे, लेकिन दोपहर में 2-3 बजे के बीच में वो लोग क्या है मंदिर को कर देते हैं बंद, उसके बाद में खुलते हैं 5 बजे। तो आप सोच रहे हो कि यार 5 बजे फिर लाइन में लग जाएंगे, ऐसा सोच रहे हो ना आप? तो आपकी सोच भाई बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 5 बजे मंदिर तो खोल देते हैं, लेकिन 5 बजे दर्शन नहीं कराते हैं। जी हाँ, आप क्या है मंदिर के बाहर में ही वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, रील ले सकते हो, रील बना सकते हो, लेकिन 5 बजे वाले जो दर्शन खुलते हैं ना उसमें किसी के दर्शन नहीं होते हैं। उसमें बस ये है, शाम को 7 बजे के करीब आरती होती है, और आरती में आप खड़े होकर के बस बाहर से ही आरती का जो है आनंद ले सकते हो, मंदिर के अंदर आपको नहीं जाने देंगे। अब ये सिस्टम इन्होंने क्यों बनाया है क्यों नहीं, ये तो वहीं का जो है कमेटी वगैरह जाने। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो ऊपर होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं ना, अगर आदमी सेम डे चढ़ के सेम डे उतर जाएगा तो वो गेस्ट हाउस कैसे चलेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि भाई इन्होंने सिस्टम इसीलिए बना रखा है ऐसा, कि शाम को दर्शन नहीं करेगा तो आदमी बिना दर्शन के तो नीचे उतरेगा नहीं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, वहाँ गेस्ट हाउस में आप रुको, अगले दिन सुबह दर्शन करो और नीचे उतर जाओ। तो आपकी एक नाइट तो नीचे हो ही गई थी ना, दूसरी नाइट आपकी पक्का ऊपर होएगी भाई। तो मतलब कपड़े वगैरह आप साथ लेकर के जाओ। अच्छा, ग्लव्स जरूर लेकर के जाने हैं आपको। केदारनाथ में टेम्परेचर, मैं जब गया था ना दूसरी तीसरी बार, तब टेम्परेचर था -15 के अराउंड, है ना। तो मतलब खड़े खड़े भी हाथ ऐसे सुन्न हो रहे थे। बॉडी तो चल जाती है, अपन पहन लेते हैं, हाथ थोड़े ऐसे रहते हैं ना, तो आप ग्लव्स लेकर के जाओ। ग्लव्स बहुत जरूरी है भाई। और केदारनाथ में भी आपको पता है, दर्शन करने के लिए अगर आप जाने में असमर्थ हो भाई, आपकी एज ज़्यादा है या फिर पेरेंट्स है साथ में, तो घोड़े खच्चर भी हैं वहाँ, पिट्ठू भी है और पालकी वगैरह भी चलती है, आप आराम से जा सकते हो। वहीं नीचे जो है बुकिंग काउंटर है गौरीकुंड में, वहाँ से ले सकते हो। बीच में मत लेना अगर आप चलने में असमर्थ हो, मतलब आप नहीं चल सकते या आपको थकान ज़्यादा होती है, तो भाई गौरीकुंड से ही घोड़े वगैरह ले लेना। क्योंकि आप आधे रास्ते में या थोड़ा रास्ता चल करके जब लोगे ना, तो घोड़े वाले जो है ना भाई, वो पैसे लेंगे बहुत ज़्यादा आपसे। उनको पता है कि आपकी मजबूरी है, आपसे चला नहीं जा रहा है। इसीलिए भाई मैं कोशिश यही करना आपकी, गौरीकुंड में ही जो है खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह ले लो, अगर आपसे नहीं चला जाए तो। अच्छा, आप रुक गए केदारनाथ में, दर्शन नहीं हुए आपको। जिस दिन आपने मतलब चढ़ाई शुरू की थी उस दिन आपको दर्शन नहीं हुए, आरती में बाहर आपने मजा ले लिया। अगले दिन सुबह जल्दी फटाफट उठ करके 4-5 बजे के बीच में लाइन में लग जाओ, फटाफट दर्शन हो जाएंगे। दर्शन होने के बाद में क्या करना है आपको, फटाफट देरी नहीं करनी है, नीचे उतर जाओ। नीचे उतर करके जहाँ आपकी गाड़ी वगैरह खड़ी है भाई, गाड़ी उठाओ और आगे निकल जाओ। और प्रीफर ये करो आप कि जितना आगे निकल जाओ उतना बेटर है। लेकिन अगर दोपहर से ज़्यादा आपको नीचे उतरने में लग जाती है, 2-3-4 बज जाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वापस आकर के ऊखी मठ में रुक जाओ। ऊखी मठ में क्या है भाई, ऊखी मठ में ओंकारेश्वर जी का मंदिर है। 6 महीने जब केदारनाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है ना, तो उनकी डोली ऊखी मठ ही आती है। और अभी अप्रैल में ऊखी मठ से ही डोली उनकी जाएगी केदारनाथ। तो ऊखी मठ में ओंकारेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ 6 महीने केदारनाथ जी की पूजा होती है। तो भाई वहीं दर्शन करना। और वहाँ गेस्ट हाउस और होम स्टे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, होटल भी हैं, आराम से रुको, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आएगा। और अगर आपके पास टाइम है
केदारनाथ से जब निकलो आप, मतलब सीतापुर सोनप्रयाग पार्किंग से जब आप निकलोगे और अगर आपके पास टाइम है तो भाई आप त्रियुगी नारायण जाओ। सीतापुर पार्किंग के पास में से एक थोड़ा सा रास्ता जाता है 8-10 किलोमीटर का। त्रियुगी नारायण वो मंदिर है भाई जहाँ शिव जी के और माता पार्वती के जो हैं फेरे हुए थे, तो वहाँ वो मंदिर बना हुआ है। और आज भी वो जो कुंड है ना, मतलब अग्नि अग्नि का वो जो जिसके फेरे लेते हैं अपन, उसका वो मतलब स्थान बना हुआ है। तो आप देख कर के आओ, बहुत अच्छी जगह है। नहीं तो आप जा करके ऊखीमठ रुक जाओ। ऊखीमठ से बद्रीनाथ के लिए तो कौन कौन से रूट को फॉलो करोगे आप? तो भाई ऊखीमठ से निकल के आप सबसे पहले जाओगे चोपता। चोपता का ध्यान रखना, अगर आप मैप वगैरह में सर्च करो तो चोपता 2-3 दिखाई देते हैं, लेकिन जो चोपता दिखाई देना, चोपता मिनी स्विट्जरलैंड, उसी चोपता से होकर के आपको जाना है। चोपता से जाओगे आप मिनी स्विट्जरलैंड। उसके बाद में आप जाओगे तुंगनाथ, मतलब चोपता के पास में ही तुंगनाथ का ट्रैक है। अगर आपको तुंगनाथ करना है, तुंगनाथ के बारे में आपको बता दूं, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है तुंगनाथ। ठीक है, तो तुंगनाथ आपको अगर करना हो तो भाई देख लो, 3-1 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। समय हो तो करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तुंगनाथ के बाद में एक जगह आती है मंडल, मंडल के बाद में गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद में पीपल कोटी, पीपल कोटी के बाद में जोशीमठ, और जोशीमठ के बाद में पांडुकेश्वर एक जगह है, वो करते हुए आप निकल जाओ बद्रीनाथ या माणा। अगले दिन 8वें दिन आप सुबह उठो और सुबह उठ करके लग जाओ लाइन में। जल्दी जल्दी लग जाओगे, जल्दी फ्री हो जाओगे और करो बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो भाई दर्शन करके सुबह सुबह आप वहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे है माणा विलेज, वो इंडिया का लास्ट विलेज है, वहाँ तक जाओ। वहाँ क्या है कि मतलब हैंडमेड वगैरह आपको शॉल स्वेटर वगैरह मिल जाएंगे। वहीं के जो बौद्ध लोग हैं, मतलब बौद्ध बुद्धिज्म में जो लोग हैं, वो बैठे बैठे स्वेटर हैंडमेड बनाते रहते हैं, तो वो आप खरीदो। हिंदुस्तान की वहाँ आखिरी चाय की दुकान है, वहाँ चाय पियो, मैगी वैगी खाओ। और भीम पुल भी है जो भीम ने बनाया था, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। सरस्वती नदी वहाँ से बहती है, उसके दर्शन करो। उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे व्यास जी की, गणेश जी की गुफा है, वो देखो, और उसके बाद में लौट जाओ आगे की ओर। आप ये सब देख लोगे, मतलब सरस्वती नदी देख लोगे, बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लोगे, माणा गांव वगैरह देख लोगे, तो आप निकलोगे आगे के लिए, है ना। तो आगे पीपल कोठी तक आपको सेम रूट है जो फॉलो करते हुए आना है। अच्छा, वहाँ एक जगह है ओली, ओली भी आप जाना चाहो, अगर आपके पास समय है तो भाई मजे करके जाओ। स्काइंग वगैरह के लिए बहुत बढ़िया जगह है। बर्फ़ है ना, बहुत बहुत शानदार बर्फ़ मिलती है। मतलब आपके सीज़न में जब आप जाओगे अप्रैल मई जून में, तो आपको बहुत अच्छी बर्फ़ मिलेगी, जा सकते हो। नहीं तो फिर भाई आप निकलो आगे की ओर, है ना। आगे गोपेश्वर होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए, रुद्रप्रयाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए, और फिर है देवप्रयाग, और फिर पहुंच जाओ आप ऋषिकेश। अच्छा, श्रीनगर से थोड़ा पहले आपको मिलेगी धारी देवी का मंदिर, है ना। तो धारी देवी रास्ते में आपको दिख जाएगा, राइट में मंदिर आएगा आपके, और वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। तो देख करके आगे निकलना, मतलब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब जा रहे हो तो यार देख करके ऋषिकेश पहुंच जाओ। तो 1-2 दिन ऋषिकेश हरिद्वार को मस्त एक्सप्लोर करो। मतलब हरिद्वार में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस गंगा घाट है, वो हर की पौड़ी वगैरह है, मंदिर वगैरह है, वो सब नीलकंठ वगैरह आप देखो। उसके बाद में चाहे आप आगे जा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि भाई ऋषिकेश रुको, आप एक नाइट ऋषिकेश रुको। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह है, और एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं, करना चाहो तो कर सकते हो। आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब आप जा रहे हो केदारनाथ बद्रीनाथ ना, तो आपकी सबसे बड़ी जो परीक्षा है ना, वो केदारनाथ में ही होगी और कहीं नहीं होगी। केदारनाथ इतना सिंपल नहीं है भाई, मतलब हार्ड है। आप ऐसे मत सोचो कि लाइटली आराम से करके आ जाएंगे, नहीं। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना इन सब जगहों पे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब ट्रैकिंग में आप तुंगनाथ भी जा सकते हो, केदारनाथ जाना ही है आपको, और यमुनोत्री, तो रेन कोट जरूर लेकर के जाना। वहाँ मौसम का भाई कोई भरोसा नहीं है, 2-2 मिनट में बारिश आ जाती है, और कभी कभी तो यह है पूरे दिन बारिश चलती रहती है। और ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है ना, तो केदारनाथ का क्या है भाई, मंदिर भी बंद कर देते हैं, और नीचे से लोगों को ऊपर भी नहीं जाने देते हैं कि भाई जब तक मंदिर मंदिर क्या, जब तक थोड़ा सा टेम्परेचर और मौसम वगैरह अच्छा नहीं होगा ना, तब तक नहीं जाने देंगे। तो आपका ये जो 8 से 10 दिन का जो प्लान है ना, इसमें कोशिश करना भाई 1-2 दिन एक्स्ट्रा आप लेकर के चलो, क्योंकि 1-2 दिन एक्स्ट्रा है ना आपके केदारनाथ में लग सकते हैं, बद्रीनाथ में नहीं लगेंगे, यमुनोत्री में नहीं लगेंगे, गंगोत्री में नहीं लगेंगे। केदारनाथ में आपकी 2 नाइट से लेकर के 3 से 4 नाइट भी हो सकती है।
गर्म पानी की बोतल जरूर लेकर के जाना, फिर से बता रहा हूँ, गर्म पानी की बोतल जरूर लेकर के जाना, ग्लव्स लेकर के जाने, और सुबह जल्दी निकलना। मतलब घर हो आप, 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप केदारनाथ या चार धाम की यात्रा पे जा रहे हो ना, तो आपको भाई 4 बजे 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा। मतलब 8 से 10 दिन की बात है यार, एडजस्ट कर लो। अगर नहीं एडजस्ट करोगे ना तो परेशानी हो जाएगी। और परेशानी क्या होगी, जहाँ आपका 8 दिन का टूर है ना, वो कम से कम 12-13 दिन का हो जाएगा। और उसके बाद में जो मंदिरों की लाइन है ना, वो आपको इतनी मिलेगी कि आप लाइन में परेशान हो जाओगे। तो उस परेशानी से अच्छा है कि भाई सुबह 2-3 घंटे जल्दी उठ जाओ और अपनी यात्रा को स्टार्ट करो। होटल, गेस्ट हाउस, रूम कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं, सब जगह आजकल धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, रूम वगैरह में मिल जाएंगे। आपको अगर होटल की परेशानी होगी तो वो होगी सीतापुर, गौरीकुंड या सोनप्रयाग। ठीक है, मैं सबसे पहले जब गया था तो मैंने क्या करा था, सुबह 6 बजे चढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं ऊपर पहुंच गया था आराम से 3 बजे तक। ठीक है, तो 3 बजे होकर के, उस समय क्या था, कोविड नहीं था। खाने पीने का भाई अपने साथ ले जाओ। केदारनाथ जाओ तो चिप्स बिस्किट वगैरह डाल के लेकर के जाओ, क्योंकि ऊपर जब चढ़ोगे ना 30-40 रुपए के करीब तो चाय मिलेगी, वो भी बिल्कुल बकवास होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं गर्म पानी में चीनी डाल के पी लूँ, इससे बढ़िया तो वो 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोई अमूल का दूध आता है, उसकी चाय बनाते हैं, और वो भी इतनी बकवास होती है कि मतलब उसमें दूध तो होता ही नहीं। तो आप कोशिश ये करो कि भाई वहाँ लेमन टी पियो, या फिर अपने साथ कुछ ले जाओ खाने पीने का, क्योंकि वहाँ मैगी के भी 100-100 रुपये ले लेते हैं। और बात करते हैं अगर अपन चाय की, तो वो आपको बता दिया 30-40 रुपये की है। खाने में आपको वहाँ मिलेगा मैगी, पराठा और दाल चावल। रोटी भूल जाओ, रोटी नहीं मिलेगी, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई मैं जब सबसे पहले गया था ना, तो मैं सुबह 6 बजे निकला था। तो 6 बजे निकलने के बाद में भाई मैं पहुंचा 3 बजे। तो 3 बजे के बाद में, उस समय मेरा क्या गुड लक था कि जब मैं गया था ना सबसे पहली बार, उस समय शाम को 5 बजे जब दर्शन होते थे ना, तब अंदर जाने देते थे। तो मैं 3 बजे वहाँ पहुँच गया, और 5 बजे मैंने क्या दर्शन कैसे किए मैं बताता हूँ आपको। लाइन बहुत लंबी थी, दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन मुझे सेम डे नीचे उतरना था क्योंकि आगे बढ़ना था। मेरे पास उस समय दिन कम थे। तो भाई एक वहाँ जो लोकल बंदे थे उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा यार कैसे दर्शन करूँ, लाइन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, भाई आप जाना, सामने मंदिर आ जाएगा, तो इधर तो लाइन रहेगी, तो आप मंदिर के ना लेफ्ट से पीछे से घूम करके आ जाना। जैसे मंदिर खुले और लोग चलने लगे ना, ध्यान थोड़ा सा भटका देना और लाइन में घुस जाना। तो भाई मैंने वही किया था, मैं मंदिर के पीछे से होकर के आ गया था, और जो है जैसे लाइन चली ना वैसे मैं लाइन में घुस गया। तो मैंने दर्शन 10 मिनट में, मुझे मुश्किल से दर्शन हो गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शाम के वक्त मंदिर में दर्शन नहीं करवाते हैं, इसलिए आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है भाई मैं अभी कुछ आपको ऐसा डाल दूंगा जो आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से रूट को फॉलो करके हम सबसे पहले कहाँ जाएं, उसके बाद में कहाँ जाएं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये केदारनाथ बद्रीनाथ की वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन कम लगी हो ना और आप पूछना चाह रहे हो, तो भाई नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, आप मेरे को डीएम करो, मैं आपका रिप्लाई पक्का करूँगा। आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं दूंगा। तो होप करता हूँ भैया ये आपको जो है ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं करना, लाइक वगैरह के लिए नहीं कहूँगा, कमेंट में जय बद्री विशाल और जय हर हर महादेव लिख देना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।